नमस्कार दोस्तों, और हमारा आज का टॉपिक है ओलिगोमेनोरिया यानी डिलेड पीरियड्स। मैम, ओलिगोमेनोरिया जिसे हम डिलेड पीरियड्स भी कहते हैं, ये होता क्या है? जो हमारा नॉर्मल फीमेल्स का जो साइकिल होता है वो 30 डेज़ का हम साइकिल मान के चलते हैं। उसकी एक रेंज होती है, आप उसको 28 to 32 डेज़ हम कहते हैं। जिनको 28 डेज़ पे पीरियड आ जाते हैं वो भी नॉर्मल है, 30 डेज़ पे या 32 डेज़ पे। अगर वो पीरियड्स का साइकिल आपका 35 डेज़ से प्रोलॉन्ग्ड है, हर महीने वो 35 डेज़ पे आ जाकर पीरियड्स आ रहे हैं, वो 40 डेज़ भी हो सकते हैं, 45, 60, तो उसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, डिलेड पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स 35 डेज़ से पहले आ जाते हैं और रेगुलरली वैसे ही आ रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। आपका ओलिगोमेनोरिया के लिए क्लासीफाई होने के लिए आपका साइकिल जो है पीरियड्स का मोर देन 35 डेज का होना चाहिए। तो मैम, ऐसी कई सारी गर्ल्स हैं जिनके नॉर्मली पीरियड्स भी 35 या 40 डेज के बाद आते हैं, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है एंड हमारी लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से काफी चेंजेस हो गए हैं बॉडी में। तो इस चक्कर में काफी गर्ल्स के मैम पीरियड्स लेट आते हैं, तो क्या हम उनको इसी कैटेगरी में डालेंगे? आप ने मेरे क्वेश्चन का खुद ही आंसर कर दिया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस इज नॉट नॉर्मल। मोर देन 35 डेज का जो साइकिल होता है दैट इज नॉट नॉर्मल। दो केसेस में हम उसको नॉर्मल लेके चल सकते हैं, दो कंडीशंस में। जब गर्ल्स को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, पीरियड स्टार्ट होने की एज पहले 2 साल तक उनको पीरियड्स डिलेड आ सकते हैं, बट दैट इज नॉर्मल फॉर देम। और जब फीमेल मेनोपॉज को अप्रोच कर रही होती है तो उसके पास जाके भी उसके पीरियड्स का साइकिल डिलेड हो सकता है, बट दैट इज नॉर्मल फॉर हर। बट आफ्टर अटेनिंग आफ्टर 2 years ऑफ हैविंग पीरियड्स, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स, उसके बाद भी अगर आपको पीरियड्स 35 डेज से साइकिल ज्यादा आ रहा है या आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो जो कि 15 to 45 ईयर्स की होती है, उसमें अगर आपके साइकिल्स डिलेड हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर एनी फीमेल। दैट लेडी हैज टू बी चेक्ड बाय द डॉक्टर, एग्जामिन बाय द डॉक्टर। इन्वेस्टिगेशंस होनी बहुत जरूरी है। और आपका जो लाइफस्टाइल का है, मेरे ख्याल से हम आगे बात करेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है आज। जी। तो मैम, जैसे आपने हमें अभी बताया कि ये काफ़ी कॉमन हो गया है गर्ल्स में, तो मैम अगर हम देखें कि एक टर्म होती है एमिनोरिया, तो मैम ओलिगोमेनोरिया एमिनोमोरिया से कैसे अलग है और कैसे सिमिलर है? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स 4-5 टाइप्स की होती हैं पीरियड्स के। जिस लेडी को तो आपके पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे आ रही हैं और 3 to 5 डेज का उनका साइकिल है, उनको पर डे 2 to 3 पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, वो तो नॉर्मल साइकिल में काउंट होता है। इससे कोई भी वेरिएशन होगी अगर आपके पीरियड्स के पैटर्न में तो वो एबनॉर्मल होता है। अब जैसे आप ले लीजिए 35 डेज से ऊपर का साइकिल होता है, हम उसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। बट जब साइकिल 21 डेज से कम का हो जाता है, एवरी 21 डेज से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, तब हम उसको पॉलीमेनोरिया कहते हैं। इसी तरह से आपको पीरियड्स के टाइम फ्लो कम होगा तो उसको हम हाइपोमेनोरिया कहेंगे। अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, फ्लो ज़्यादा है या नंबर ऑफ डेज मोर हैं, तो हम उसको मेनोरेजिया कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट जो आपने पूछा, जैसे आपने बात की है एमेनोरिया की और ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया आपको 60 डेज तक पीरियड नहीं आए, 3 months तक 90 डेज तक पीरियड नहीं आए, हम उस फीमेल को ओलिगोमेनोरिया की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट किसी के पीरियड्स 6 months तक नहीं आते हैं, तब हम उसको एमेनोरिया कहते हैं। जी। बट एमेनोरिया जिस लड़की को 16 ईयर्स की एज तक उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं बट पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, या उसके 14 ईयर्स की एज तक उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तब भी इन कंडीशंस में भी हम इसको एमेनोरिया कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपका मेन इन शॉर्ट ये रहता है कि 6 months तक आपके पीरियड्स ना आए, पहले आपको रेगुलरली नॉर्मल आ रहे हैं, उसके बाद 6 months के बाद आपके 6 months तक आपको पीरियड्स नहीं आते, तो आप सेकेंडरी एमेनोरिया की कैटेगरी में फॉल करते हो। बट एक लड़की को पीरियड शुरू ही ना हो 16 ईयर्स की एज तक, या उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, एक्सिलरी
एक्सेलरी हेयर डेवलपमेंट ना हो टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, इन दोनों कैटेगरीज को हम एमेनोरिया में डालते हैं और दे कम अंडर प्राइमरी एमेनोरिया। तो एमेनोरिया इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी ओलिगोमेनोरिया कैन may convert into amenorrhea, but amenorrhea cannot be oligomenoria. तो दोस्तों हमें डॉक्टर से पता चला कि ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया में क्या फ़र्क होता है। मैम, ओलिगोमेनोरिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? ओलिगोमेनोरिया इज अ सिम्टम, जैसे गर्ल को पता चलेगा कि मेरे पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जाएगी तो कहेगी मेरे पीरियड्स हर 35 डेज या 45 डेज पे आते हैं, तो आगे फिर इन्वेस्टिगेट होता है पेशेंट। इसमें जो कॉजेज रहते हैं, इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं कुछ, क्योंकि एक ये साइकिल है, HPO एक्सिस होती हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इसमें आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आके आपके ओवरीज पे काम करते हैं, और वो ओवरीज के से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो यूट्रस पे काम करते हैं। तो यूट्रस की लाइनिंग बनती है, लाइनिंग फिर वो शेड होती है एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो जब हमारे पास किसी भी बॉडी पे किसी भी टाइप का स्ट्रेस आता है तो हमारे जो ब्रेन से हार्मोन्स होते हैं वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं, या तो वो एक्सेसिव हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। उसी तरह से उनका इफेक्ट ओवरीज पे भी आता है, जिसको हम हिंदी में अंडेदानी कहते हैं। और जब ओवरीज का हार्मोनल स्टेटस बिगड़ता है तो वो उसका इफेक्ट यूट्रस पे आता है। लाइनिंग कभी ज्यादा थिक बन जाती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती है, तो हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो आपकी जब बॉडी पे स्ट्रेस के कैसे टाइप्स हो सकते हैं, इट कैन बी मेंटल स्ट्रेस, इट कैन बी फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस में बहुत कोई स्ट्रेस टेंशन चल रहा है लाइफ में, किसी फीमेल के बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है तो उससे भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कोई फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत हमारे जो प्लेयर्स होते हैं जैसे लॉन टेनिस प्लेयर्स हो गए और दूसरे जिनका रनिंग का ज़्यादा बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है, तो उनके पीरियड्स दे आर मोस्ट कॉमनली सफरिंग फ्रॉम दिस कंप्लेंट ऑफ ओलिगोमेनोरिया, बट दैट इज नेचुरल फॉर देम। बट कुछ गर्ल्स आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आया है साइज 0 का, तो उसको अचीव करने के लिए दे ट्राई टू ओवरडू, दे डोंट ईट प्रॉपरली, ओवरडू द एक्सरसाइज, तो उससे भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि भी ओलिगोमेनोरिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओबीज गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आपका इंटरनल मैकेनिज्म है हार्मोनल स्टेटस, अगर आप बहुत ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, बहुत थिन हैं, तब भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं, आपका वेट ज़्यादा है, उससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आपके ईटिंग हैबिट्स, आपके इरेगुलर लाइफस्टाइल, इन सब से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों हम सबको अभी पता चला कि ओलिगोमेनोरिया के मेन कॉजेज होते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस होते हैं 2 तरह के, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर देते हैं, और डॉक्टर दीपशिखा से हमें ये पता चला कि यही कारण है कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स में ये थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों कई सारे लोगों में ये मिथ है कि जो लोग मोटे होते हैं, जो ओबीस होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पर जैसे हमें डॉक्टर से पता चला कि ये जरूरी नहीं है और मोटापा इस बीमारी की वजह भी नहीं है। थायराइड भी एक तरह का हार्मोन है, बट वो सारे बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी के थायराइड स्टेटस खराब है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो हमारे जो नॉर्मल पीरियड्स के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। किसी को एक प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करके कंडीशन होती है, उसमें भी मतलब अगर दूसरे हार्मोन्स खराब होंगे तो वो इस हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से भी ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। तो एक और कॉज हो सकता है और वो है थायराइड। और हाँ लड़कियों, आपके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ साइज 0 करने के चक्कर में आप डाइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा डाइटिंग करने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैम, डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपके शुरू से साइकिल्स ऐसे हैं, पहले 2 साल तक तो पीरियड स्टार्ट होने के साइकिल्स आपके डिलेड हो सकते हैं, बट इफ़ यू हैव क्रॉस दैट 2 years, इनिशियल 2 years एंड स्टिल यू आर हैविंग योर साइकिल्स डिलेड, तो डेफिनेटली आपको 2-3 साइकिल्स वेट करके आपको अपने
डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपके पहले नॉर्मल आ रहे थे पीरियड्स, बिल्कुल टाइम से आते थे, एक पैटर्न फॉलो करते थे, और एकदम आपका पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, आपको पीरियड्स डिले होने शुरू हुए हैं, तो डेफिनेटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो अगर आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, अगर 2-3 महीने से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, डिले हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे एडवाइस लीजिए, उन्हें कंसल्ट कीजिए। वही आपको बताएंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे। मैम, ओलिगोमेनोरिया को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? ओलिगोमेनोरिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुद में एक सिम्टम है। आपके पीरियड्स अगर डिले हो रहे हैं, आपका साइकिल चेंज हो रहा है, मोर देन 35 डेज आपने पीरियड के फर्स्ट डे को, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसको आपने डे 1 काउंट करना है। आपको नेक्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है वो कौन से दिन पे हो रही है, आपने वो देखना है। अगर वो 35 डेज से ऊपर जा रहे हैं और 3 महीने तक आपका साइकिल ऐसे चल रहा है, तो हम उसको ओलिगोमेनोरिया लेबल करेंगे। मैम, क्या हमें कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि 1 महीना हमारी कौन सी तारीख से स्टार्ट हुए थे या फिर कौन सी तारीख से एंड हुए थे? नहीं, एंड होने से नहीं, जब आपके स्टार्ट होते हैं वो आपका डे 1 होता है साइकिल का। इवन हम जो प्रेगनेंसी की चार्टिंग करते हैं वो भी हम पीरियड के फर्स्ट डे से करते हैं। तो सारा कुछ पीरियड का फर्स्ट, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुए हैं, दैट इज डे 1। और आपने जो नेक्स्ट पीरियड्स आपको आएंगे वो भी डे 1 होगा, बट वो फर्स्ट डे से कौन से डे पे आपका आता है, दैट इज द साइकिल। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें किस हिसाब से अपना चार्ट मेंटेन करना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कहीं हमारी गर्ल्स को ऐसे ना लग जाए कि उन्हें कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि कब उनके एंड हुए थे। तो एक काफी क्लैरिटी मिल गई इस बात से। मैम, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? पहले तो हम ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। वी विल इन्वेस्टिगेट द पेशेंट कि भी उनको जो पीरियड्स डिले हो रहे हैं, उनको कोई मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, ये तो हिस्ट्री में रहता है कि भी उनके कोई स्पेसिफिकली कोई इमीडिएट कोई कॉज आया है या कोई बहुत फिजिकल स्ट्रेन उनकी बॉडी पे आ रहा है। उसके बाद हम उनके कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कई बार आपके अंदर ब्लड ही कम होता है, आपका HB कम होता है, तो हम उसमें HB इन्वेस्टिगेट कराएंगे। उसके बाद हम उनका थायराइड स्टेटस देखते हैं, कुछ और हार्मोन्स हैं, हार्मोनल स्टेटस चेक होता है। उसके बाद उनका अगर ये सब कुछ नॉर्मल आता है तो अल्ट्रासाउंड भी होता है। अनमैरिड में आप इंटरनल चेकअप नहीं कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। अगर मैरिड हैं तो हम इंटरनल चेकअप, इंटरनल एग्जामिनेशन करके भी कुछ बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई रीज़न मिलता है तो आप उसको, नहीं तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और उसकी वजह से अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है या फिर अगर आपकी किसी दोस्त को, किसी सखी को ये प्रॉब्लम है, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैम, हम ओलिगोमेनोरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ओलिगोमेनोरिया के कॉजेज को अगर हम ना होने दें तो उसका वही प्रिवेंशन है। तो आपने उसके बेसिकली ये है कि कुछ तो क्रिएटिव टेंशन्स होती हैं, कुछ नेचुरल टेंशन्स होती हैं लाइफ में। अब क्रिएटिव टेंशन की एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आपने अपने ऑफिस या अपने कॉलेज जाना है, आप अगर 10 मिनट पहले निकल जाएंगे तो आपको रास्ते में टेंशन नहीं होगा, बट आप अगर बिल्कुल टाइम पे निकलते हैं तो आपको रास्ते में स्ट्रेस रहेगा, मैं लेट हो रहा हूँ, ये आगे क्यों नहीं चल रहा, रेड लाइट क्यों ग्रीन नहीं हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिव टेंशन। जो नेचुरल टेंशन हैं जो लाइफ में आनी है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अवॉइड क्रिएटिंग टेंशंस फॉर योरसेल्व्स। ट्राई टू लीड अ हेल्दी लाइफ, अपना एक्टिव लाइफ आप लीड कीजिए, अपना डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए, और उसके बाद अपना फिजिकल स्ट्रेस, अपना जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपका फिजिकल स्ट्रेस बियर करने का, उतना ही फिजिकल स्ट्रेस लीजिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट है, क्योंकि थायराइड का जो मैं आपको बता रही हूँ, थायराइड भी इनडायरेक्टली आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। अगर आप वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं एक्सेसिव, और या आपके मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रह रहा है, उससे भी आपका थायराइड डिरेंज होता है और इनडायरेक्टली वो आपके पीरियड्स को अफेक्ट करेगा। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। बेसिकली हार्मोन्स को उसमें रखने के लिए, प्रॉपर फॉर्म में रखने के लिए बॉडी के अंदर, आपको स्ट्रेस
अवॉइड करना है। तो दोस्तों, इसको प्रिवेंट करने का बहुत ही इजी तरीका है और वो है खुद को स्ट्रेस से बचाना। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि आप एकदम हेल्दी लाइफ जिए। उसके लिए आप एक्सरसाइजेस कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, तो आपके हार्मोन्स पे असर नहीं पड़ेगा और इस कारण आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो पाएगी। मैम, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा इसके लिए यही कहना है कि भी आप अर्लीस्ट अपने आप को चेकअप करवाइए जब आप इस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं, और इसका जो भी इट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन वो ट्रीट हो सकती है। और साथ में आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। एक्टिव एंड डाइटरी हैबिट शुड बी वेरी गुड, और बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस मत लीजिए। डॉक्टर दीपशिखा से हमें एक बहुत ही अच्छी एडवाइस मिली कि हमें एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन एक्टिव लाइफ का ये मतलब नहीं कि हम खुद को स्ट्रेस्ड आउट करें या फिर कुछ ज्यादा करें। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद को ज्यादा स्ट्रेन ना करें। और हाँ गर्ल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका फिगर 0 हो या फिर अगर आप एक परफेक्ट बॉडी चाहती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फूड हैबिट्स में ज्यादा चेंजेस लाएं। याद रखिए, अगर आप ज्यादा डाइटिंग करेंगी, ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगी, तो आपके हार्मोन्स पे असर पड़ेगा, जो आपके पीरियड्स पर भी असर डाल सकता है। तो एक हेल्दी लाइफ जिए, तभी आप एकदम नॉर्मल रहेंगे और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। थैंक यू मैम, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स को ओलिगोमेनोरिया यानी डिलेड पीरियड से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए।